Is the most merciful. Assalamu alaikum students. Here is your biology MDCAT biology teacher Shahid Ali. Now we will discuss about in today's lecture phosphorylation bioenergetics unit 2. इसमें स्पेशली यहाँ पे फोकस किया जाएगा अबाउट फॉस्फोराइलेशन. तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं. आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स जस्ट फॉस्फोराइलेशन with its different types, having substrate level phosphorylation and membrane level phosphorylation, which is also called chemiosmosis. First of all, what is a phosphorylation? In technical terms, in chemical terms, phosphorylation is basically the addition of inorganic phosphate to a molecule. Like inorganic phosphate when is added to ADP to form the ATP. हमारा यहाँ मेजर कंसर्न ही ये है. वरना जैसे ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फेट ऐड किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनवाने के लिए, तो वो भी फॉस्फोराइलेशन है. लेकिन हमारा यहाँ कंसर्न ATP सिंथेसिस के साथ है, तो डेट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन दो तरह की है, दो तरीक़ों की है. एक है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और दूसरा है मेम्ब्रेन लेवल फॉस्फोराइलेशन. ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये बेसिकली किसी भी लिक्विड पोर्शन के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर हो रही होती है, जो कि साइटोप्लाज्म भी हो सकता है या स्ट्रोमा भी हो सकता है या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी हो सकता है. जबकि यहाँ हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होगी या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोसीड किया करती है. तो अब यहाँ व्हेन फॉस्फेट इज़ एंजाइमेटिकली एडेड ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, तो इसे हम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से जब ये ट्रांसफ़र होगा तो इसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहेंगे. अकाउंट्स ओनली फॉर स्मॉल परसेंटेज ऑफ ATP. यहाँ इसकी मदद से ATP बहुत कम बना करती है और जो बनती भी है वो ख़ास तौर पे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बना करती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं बनती. और सिर्फ 4 ATP बनते हैं, सिर्फ 4 ATP, जिसमें एक जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये काम हो रहा है एक जगह पर, जबकि एक जो है ना जगह पर ये हमें देखने को मिलेगा इन द क्रेब्स साइकिल. तो अकर्स एट 3 ओकेजन्स. ग्लाइकोलाइसिस में वहाँ हमें 2 ओकेजन्स पर देखने को मिलेगा. एक स्टेप नंबर जो है 7, एक स्टेप नंबर जो है 10. और इसी तरह ये जो क्रेब्स साइकिल है यहाँ पर सक्सिनेट अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सिनेट बनेगा तो उस वक्त इनडायरेक्ट वे में वहाँ एक ATP बनता हुआ दिखाई देगा. तो 3 ओकेजन्स पर, 3 जगहों पर ये सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन होती है और इसके दौरान 4 ATP बना करते हैं. 2 ग्लाइकोलाइसिस के दौरान और 6 ATP वैसे बनते हैं, जिसमें से 4 अगर हम कहें तो नेट हैं, लेकिन 6 ATP इस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के दौरान बना करते हैं. इनफैक्ट 2 जो कि ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल भी हो जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि नेट जो है ना वो 4 ATP, एक्चुअली जो है ना वो 6 ATP इस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना करते हैं. लेकिन हमारी चूँकि फेडरल बुक के अंदर यही 4 ATP का तस्करा है, तो नेट 4 ATP ही बनते हैं. हम इसी को बेसिकली यहाँ पे कंसिडर करेंगे. 3 ओकेजन्स पर ये काम होता है. 2 ओकेजन ग्लाइकोलाइसिस में है और 1 ओकेजन जो है ना वो क्रेब्स साइकिल के अंदर है. अच्छा, अब जो मेम्ब्रेन लेवल फॉस्फोराइलेशन है इसे हम केमियोस्मोसिस भी कहते हैं. ATP इज़ फॉर्म्ड बाय क्रिएटिंग हाइड्रोजन ग्रेडियंट. हाइड्रोजन ग्रेडियंट मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एक साइड पे ज़्यादा एक साइड पे कम. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ये ग्रेडियंट जनरेट किया जाता है थ्रू द मेम्ब्रेन. और ये मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड भी हो सकती है, ये मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी हो सकती है. तो अब ये जो ग्रेडियंट है इसको जनरेट करवाया जाता है बाय एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मेम्ब्रेन के अक्रॉस
जैसे जैसे मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, खा वो सनलाइट से एक्साइट हो, खा वो NADH वाला एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हाइड्रोजन का ग्रेडियंट जनरेट होता रहेगा, हाइड्रोजन का पंप जो है ना वो चलता रहेगा। ये पंप डिफरेंट फॉर्म में होता है, आगे देखते हैं। प्रोटॉन पंप जिसे हम कहते हैं, मोस्ट ऑफ ATPs इसी तरह से पैदा होती है। तो 32 ATPs यहाँ बताया गया कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान 32 ATPs जो हैं ये मेम्ब्रेन लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसे हम केमियोऑस्मोसिस कहते हैं, इसके ज़रिए पैदा होती है। आगे सेलुलर रेस्पिरेशन में या फोटोसिंथेसिस में एक एक ही वक्त एक ही जगह पर हो रही होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिस्टम 1 उसकी जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उस पर होती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो एक ही जगह पर एक ही ओकेजन पे होती है, एक ही वक्त में होती है। जबकि जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये 3 ओकेजन्स पर परफॉर्म होती है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट कि ये जो कीमियोऑस्मोसिस है, ये कीमियोऑस्मोसिस ये आगे फिर मज़ीद 2 किस्मों की है, जो जिसे हम मेम्ब्रेन लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये है फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए फोटो कीमियोऑस्मोसिस अगर जो है ना, कीमियोऑस्मोसिस में हमने पिछली स्लाइड में ये देखा कि एक प्रोटॉन पंप जनरेट होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जनरेट होगा, यानी कि एक साइड पे प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, एक साइड पे प्रोटॉन कम होंगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आप जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप के ज़रिए चलता है, जैसे सोडियम पोटाशियम पंप हमने पढ़ा था। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना ये बेसिकली पंप को हम कहते हैं, और इस पंप के ज़रिए ग्रेडियंट जनरेट किया जाता है, जैसे सोडियम और पोटाशियम का ग्रेडियंट जनरेट किया गया था न्यूरॉन के अंदर। तो वैसे ही यहाँ हाइड्रोजन का ग्रेडियंट जनरेट किया जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट जनरेट करना है, इसके पीछे एक्साइटेड एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन दरकार होता है, जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है। अब इस इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जाइज्ड या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से आएगा? अगर तो फोटोसिंथेसिस में फोटोसिस्टम से, क्लोरोफिल से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बाद आएगा, तो ऐसी जो है ना फॉस्फोराइलेशन को, ऐसी कीमियोऑस्मोसिस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन NADH से, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बना या क्रेब्स साइकिल में बना या ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में बना, आगे हम पढ़ेंगे, या FADH2 जो कि क्रेब्स साइकिल्स के अंदर ही बना है, अगर तो ये उनकी ऑक्सीडेशन से हासिल करदा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से जो फॉस्फोराइलेशन होगी उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स एट थाइलाकॉइड, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ना ये अकर्स एट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान जो एंजाइम दरकार होता है, इसे हम ATP सिंथेज कहते हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला एंजाइम उसे हम ATP सिंथेटेज कहते हैं, जिसे हम F1 पार्टिकल, या ये कॉम्प्लेक्स होता है 2 का बेसिकली, F1 एंड F0 पार्टिकल्स। फेडरल के अंदर ऐसे लिखा है, जनरल बुक के अंदर F1 पार्टिकल जस्ट लिखा है, उसके बारे में भी आगे देखते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ केमियोऑस्मोसिस है। देन ATP सिंथेटेज, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाया करता है। लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, 2 हिस्से हैं इसके, F0 एंड F1 पार्टिकल। F0 इज एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और involved in the movement of protons, hydrogen ions from inner
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो कि आउटर चैम्बर होता है, आउटर कंपार्टमेंट होता है, वहाँ से इनर कंपार्टमेंट, इनर मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये लेकर आता है। तो एफ नॉट इज़ एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड होता है और पंप के तौर पे काम करता है। उसके बाद F1 और एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 को हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, इज़ अ हेड लाइक स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इनर मैट्रिक्स में या मैट्रिक्स में ये मौजूद होता है, मैट्रिक्स वाली साइड पर ये मौजूद होता है। F1 कैटालाइजेज ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस करना इसका काम है, और हाइड्रोजन ग्रेडियंट जनरेट करना ये बेसिकली F0 पार्टिकल का काम है। और हाइड्रोजन आउटर कंपार्टमेंट जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, वहाँ से अंदर वाले खाने की तरफ यहाँ खींचा जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, और वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। इस पंप को जनरेट करवाने में NAD या FADH2 से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ATP सिंथेटेज इज़ एक्टिवेटेड बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑन F0 साइड आउटर कंपार्टमेंट। ATP सिंथेटेज एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ जो है ना वो ATP सिंथेसिस का काम शुरू हो जाएगा। तो F0 पार्टिकल इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिससे ये जो है ना एक ग्रेडियंट क्रिएट हुआ करता है। देन ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा इसके दौरान यहाँ NADH2, जिसको कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है NADH प्लस H पॉजिटिव प्लस 3 ADP, एक अगर हम NADH की बात करें तो एक NADH से 3 ATP बना करते हैं, तो इन 3 ADP से 3 ATP बनेंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल कैरियर होगा वो भी यहाँ पे दरकार होगा, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो यहाँ से NAD पॉजिटिव बनेगा प्लस H2O बनेगा और साथ में 3 ATP बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स इज़ अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी पर बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन एंड माइटोकॉन्ड्रियंस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वही बात दोबारा यहाँ लिखी गई है कि बाहर वाले चैम्बर से अंदर वाले चैम्बर की तरफ जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है उसे हम आउटर चैम्बर कहते हैं। तो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है जिसमें क्रिस्टी बना होता है उसे हम इनर चैम्बर कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स जो हैं वो आउटर चैम्बर से इनर चैम्बर की तरफ मूव किया करते हैं, जिससे ग्रेडियंट जनरेट होगा। तो द कपलिंग फैक्टर्स इन रेस्पिरेशन आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम दोज इन फोटोसिंथेसिस। ये जो कपलिंग फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स ज़ाहिरी बात है वेरी करेंगे। ये वेरी करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जिसमें ATP सिंथेटेज एंजाइम, और वहाँ था ATP सिंथेज एंजाइम, और साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मेंबर्स दोनों साइड पर एक दूसरे से वेरी किया करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं। देन आगे यहाँ स्पेसिफिकली फोकस किया गया अबाउट कीमियोऑस्मोसिस ऑफ द लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो एक बात तो जहन में रखनी है हमने कि जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट जनरेट होना है, अब यहाँ प्रोटॉन का ग्रेडियंट कहाँ पे जनरेट होगा, देखिएगा। मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन असल में क्या करता है, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड जनरेशन ऑफ ATP बाय थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज कीमियोऑस्मोसिस। पंपिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा। बोथ फोटोसिस्टम्स with their related proteins are embedded in the thylakoid membrane। ये जो फोटोसिस्टम और उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ग्रेनम की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जिसे हम ग्रेना लैमिली भी कहते हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। फोटोसिस्टम 2 सप्लिट्स द वाटर
इनसाइड द थाइलाकॉइड ल्यूमन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी, इनसाइड द थाइलाकॉइड ल्यूमन, ये अहम बात है। थाइलाकॉइड ल्यूमन, वो जो ग्रेनम है, ग्रेनम के अंदर इस तरह से, ये अगर ग्रेनम है इस तरह से, ये एक ग्रेनम है इस तरह से, ये ग्रेनम एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, स्टैक बना होता है, तो ये वाली जगह है, इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमन, अंदरूनी जगह। तो इस अंदर वाली साइड पे फोटोसिस्टम 2 इस मेम्ब्रेन पर मौजूद है, आर पार होता है, लेकिन अंदर वाली साइड पे पानी टूटेगा, स्ट्रोमा वाली साइड पे पानी नहीं टूटता। तो फोटोसिस्टम्स मूव इलेक्ट्रॉन आउटसाइड टुवर्ड द स्ट्रोमा। फोटोसिस्टम ने जब पानी को तोड़ा ना, खा फोटोसिस्टम 2 है खा फोटोसिस्टम 1 है, ये इसके बाद इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ लेकर आएगी। एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा, फोटोसिस्टम हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा, ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ, ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ। ये देखिए, ये स्ट्रोमा है, अगर हम देखें तो ये स्ट्रोमा है, जबकि ये जो है ना, ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन वाली साइड है, और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये वाली थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये सारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर ये फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 2 के साथ साथ यहाँ देखिए, यहाँ ल्यूमन वाली साइड पे पानी टूटा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंका जाएगा, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ख़ास तौर पे ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के ज़रिए इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा से अंदर लाया जाएगा, दोबारा अंदर लाया जाएगा, और उसके बाद फिर ये फोटोसिस्टम 2 के पास 1 के पास आएगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा ऐसे। एक तो ये सिलसिला आपने जहन में रखना है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि फोटोसिस्टम 2 सप्लिट्स वाटर इनसाइड द थाइलाकॉइड, उसके बाद फोटोसिस्टम्स मूव इलेक्ट्रॉन आउटसाइड टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, वाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ल्यूमन। आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटॉन पंप है, एंड पंप्स प्रोटॉन्स इनटू ल्यूमन। अब यहाँ देखिएगा कि फोटोसिस्टम 2 ने यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है ये पंप करेगा अंदर की जानिब इलेक्ट्रॉन को भी, और उसके साथ साथ देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये ल्यूमन की तरफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन को भी अंदर लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन को भी अंदर लेकर आएगा, दोनों साथ साथ मूव कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट अंदर वाली साइड पे ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पहले ही कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बेसिकली प्रोटॉन पंप भी है, पंप्स प्रोटॉन्स इनटू द ल्यूमन, जहाँ पर पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से एक ग्रेडियंट जनरेट होगा, एक हाई कंसंट्रेशन जो है वो जनरेट होगी। तो उससे आगे ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो एक्टिवेट्स द पंप, इलेक्ट्रॉन फ्लो ने ही पंप को एक्टिवेट किया है। तो हायर प्रोटॉन ग्रेडियंट इनसाइड द ल्यूमन एक्टिवेट्स द एटीपी सिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन फ्लो ने पंप को एक्टिवेट किया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में प्रोटॉन पंप को, जिसने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट किया। अंदर ल्यूमन वाली साइड पे ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन आयंस, ये जो हाइड्रोजन आयन अंदर ज़्यादा हुए, इसकी वजह से एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ, और इस एटीपी सिंथेज एंजाइम के एक्टिव होने के साथ ही दो काम होंगे। एक तो ये शो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि अंदर ज़्यादा हैं बाहर कम है, तो हाइड्रोजन आयन लिपिड के ज़रिए तो नहीं जाएंगे बाहर, डिफ्यूजन होगी तो जाहिर बात है फैसिलिटेटेड ही होगी, तो ये ल्यूमन से स्ट्रोमा को जाना शुरू हो जाएंगे। बट आल्सो ऐड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एडीपी टू फॉर्म द एटीपी, दिस इज़ कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। चूँकि इस सारे काम के पीछे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो PS2 पर जनरेट हुआ था, ठीक
ठीक है, और जो कि पानी से लिया गया था बेसिकली, लेकिन जनरेट ज़ाहिरी बात है वहीं पे हुआ था, एक्साइटेशन आफ्टर द सनलाइट, तो इसलिए हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते थे। एटीपी एंड एनएडीएच आर फॉर्म्ड इन स्ट्रोमा। दोनों चीज़ें, एटीपी भी जैसे ही एटीपी सिंथेज काम करेगा, हाइड्रोजन आयंस को बाहर फेंकेगा, तो यहाँ पर ये स्ट्रोमा वाली साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ NADH भी, यहाँ रिडक्टेज एंजाइम जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 ने बाहर फेंका, FD से फेरिडॉक्सन से फ़ौरन ये चला गया NADP रिडक्टेज के पास और NADH भी बना। साथ में ये एंजाइम भी जब एक्टिवेट हुआ तो इसने हाइड्रोजन आयंस को यहाँ से पंप चला ना, अंदर ल्यूमन वाली साइड पे हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा थे, ये पंप चला और इसने हाइड्रोजन आयंस को पंप कह रहा हूँ, ये हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा थे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से बाहर आया। इस ग्रेडियंट की वजह से एंजाइम एक्टिवेट हो गया था, ग्रेडियंट ने एंजाइम एक्टिवेट करना था, और साथ में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन हुई और यहाँ ADP से ATP जनरेट हो गया। That is all about today's lecture. Thank you.